रुकिए, आप लोग ईरा को इस तरह यहां से नहीं ले जा सकते हैं। रुद्र अचानक दिशांत के सामने आया और उसे ईरा को गिरफ्तार करने से रोक लिया। ये देखकर लक्ष्य की जान में जान आ गई। रुद्र के इस तरह स्टैंड लेने से उसे ईरा के बचने की उम्मीद नजर आने लगी थी। इतने में ही दिशांत ने गुस्सा करते हुए रुद्र से कहा, मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आइंदा तुमने मेरे काम में या मेरी ड्यूटी में दखल अंदाजी की तो मैं तुम्हें भी पुलिस के काम में रुकावट पैदा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूंगा। आई होप तुम समझ गए होंगे। दिशांत के इस रवैये को देखकर रुद्र को भी थोड़ा गुस्सा आया, पर अगले ही पल उसने ईरा की शक्ल देखी और अपने गुस्से पर काबू करते हुए दिशांत से बोला, मुझे भी कानून की थोड़ी बहुत जानकारी है, इसलिए तुम ये मत समझो कि मैं पुलिस के काम में रुकावट पैदा कर रहा हूं। मैं तो बस तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम जिस सबूत की वजह से ईरा को गिरफ्तार कर रहे हो वो बेबुनियाद है। रुद्र की बात सुनकर दिशांत को एक पल के लिए झटका लगा। उसकी टीम वहीं रुक गई। इसके बाद रुद्र ने अपने पॉकेट से एक पेपर निकाला और दिशांत को पकड़ाते हुए कहा, ये देखिए, आप जिस पायल की वजह से ईरा को गिरफ्तार कर रहे हैं उसके चोरी होने की एफआईआर तो हम आज से कई हफ्ते पहले पास के पुलिस स्टेशन में लिखा चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपको जो लाशें मिली हैं वो इन्हीं चोरों की हैं। दिशांत ने एफआईआर को देखा और तसल्ली होने के बाद ईरा को छोड़ दिया। इसके बाद उन लोगों को वार्निंग देकर दिशांत और उसकी टीम मैंशन से चली गई। रुद्र ने ईरा को पुलिस से बचा तो लिया था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा और बौखलाहट का एक तूफान उमड़ रहा था। दिशांत के जाने के बाद रुद्र ने बिना एक लफ्ज बोले ईरा का हाथ पकड़ा और गुस्से में उसको खींचते हुए अपने साथ मैंशन में मौजूद एक तिलिस्मी कमरे में ले गया। ये कमरा यक्ष की शक्तियों का रहस्य अपने अंदर समेटे हुए था। यहाँ पर कोई भी अंदर जाने के बाद बिना दूसरों की मर्जी के बाहर नहीं निकल पाता था। इस तरह के कमरे का इस्तेमाल यक्ष अपनी इच्छाओं और भूख पर काबू पाने के लिए करते थे। रुद्र ईरा को कमरे में ले गया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम फिर से वही कर रही हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारे इस तरह इंसानों के खून पीने से एक दिन हम सभी मुसीबत में पड़ सकते हैं। रुद्र के गुस्से को देखकर ईरा थोड़ी सहम गई। ईरा उसके सामने आई। ईरा की आंखों में खून की भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने एक ठंडी आह भर के रुद्र की तरफ देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है रुद्र, हम इस तरह अपनी असली पहचान को कब तक छिपा सकते हैं? ये भूख मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगी। ऊपर से दिशांत भी शहर में होने वाली इन मौतों का पता लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। कभी ना कभी तो मैं पकड़ी ही जाऊंगी। रुद्र ने ईरा की बातों को सुना और फिर उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है। अपनी इच्छाओं पर काबू करके तुम अपनी इस भूख से निपट सकती हो। तुम्हें खुद पर काबू करना होगा। अगर ये सब जारी रहा तो हम सबके लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। ये सुनकर ईरा बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते रुद्र, ये मेरी फितरत है। मैं एक यक्षिणी हूं और खून की प्यास मुझे हमेशा सताएगी। रुद्र जानता था कि इस समय ईरा को रोकना आसान नहीं होगा। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक डर ये था कि ईरा कहीं अपनी जान न गंवा दे। मगर फिर उसने धीरे धीरे कंट्रोल करने के लिए ईरा को तिलिस्मी कमरे में कैद करना ही सही समझा। इतने में ही लक्ष्य वहां आ पहुंचा। रुद्र ने लक्ष्य की तरफ देखा और फिर ईरा को अपना फैसला सुनाते हुए बोला, मैं भी देखता हूं तुम अपनी इस प्यास पर काबू कैसे नहीं करती हो। तुम्हें यहाँ तिलिस्मी कमरे में 4 दिन भूखे प्यासे रहना होगा। अगर तुम खुद पर काबू नहीं कर सकती तो यही तुम्हारी सजा है। रुद्र की बात को सुनकर ईरा ने कुछ नहीं कहा, बस एक तीखी निगाह से उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन वो जानती थी कि इस समय कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होगा। वहां खड़ा लक्ष्य ईरा की इस हालत को देखकर परेशान था। उसने रुद्र से माफी मांगने की कोशिश की और बोला, रुद्र प्लीज, ईरा की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। वो खुद पर काबू नहीं रख पाई, लेकिन उसे इस तरह सजा देना
रुद्र ने लक्ष्य की बात को बीच में काटा और गुस्से भरे लहजे में बोला, मुझे तुम्हारी इन माफियों की कोई जरूरत नहीं है लक्ष्य। अगर उसने फिर से ऐसा किया तो उसे इससे भी बुरी सजा मिलेगी। लक्ष्य ने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने उसकी तरफ गुस्से से देखा तो लक्ष्य चुप हो गया। उसने ईरा की तरफ देखा जो कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक बार फिर वही खून की प्यास झलक रही थी। ईरा ने लक्ष्य की तरफ देखा और बोली, तुम मुझे बचाने आए थे, लेकिन अब तुम भी मुझे यहां बंद करने जा रहे हो। क्या तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते? क्या तुम्हें तुम्हारी बीवी के साथ इस तरह का सुलूक सही लग रहा है? लक्ष्य को ईरा की बातें चुभ रही थी, लेकिन रुद्र का ऑर्डर उसके सिर पर था। उसने बिना कुछ बोले ईरा से नजरें चुराते हुए रुद्र के साथ ही कमरे के बाहर कदम रखा और फिर तिलस्मी कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। खिड़की से ईरा की तरफ देखते हुए मासूम लहजे में लक्ष्य बोला, तुम्हें इस सजा को सहना ही होगा ईरा। हम सबकी भलाई इसी में है। ये सुनकर ईरा ने गुस्से से लक्ष्य को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। इसके बाद लक्ष्य और रुद्र ने सारी खिड़कियां भी बंद कर दी। खिड़कियां बंद होते ही कमरे में अंधेरा छा गया। अब ईरा उस तिलस्मी कमरे में कैद एक यक्षिणी थी, जिसे इन 4 दिनों तक खुद पर काबू रखना था। इसके बाद वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। रुद्र ने लक्ष्य को ऑफिस भेज दिया और खुद दिशांत रक्षिता का खून क्यों ले रहा है इस बारे में पता लगाने लगा। रुद्र अभी ये सब तफ्तीश कर ही रहा था कि उसको ऑफिस से अचानक एक इमरजेंसी कॉल आई। लक्ष्य ने उसे बुलाया था और इस कॉल में लक्ष्य की वॉइस काफी सीरियस लग रही थी। रुद्र ने जैसे ही लक्ष्य की बात सुनी, वो तुरंत अपनी ऑफिस पहुंचा, जहां उसकी टीम पहले से ही एक मीटिंग में बैठी हुई थी। सभी के चेहरों पर फिक्र और घबराहट दिख रही थी। रुद्र को ऑफिस में देखकर लक्ष्य बोला, रुद्र, हमारी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन और डेटा कहीं और लीक हो रहा है। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि ये कौन कर रहा है, नहीं तो हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर वहां मौजूद और भी लोगों ने इस मामले में अपनी राय दी। रुद्र ने ध्यान से सबकी बातें सुनी और गहरी सांस लेते हुए उन्हें जल्द से जल्द निपटने का दिलासा दिया और फिर अपने कैबिन की तरफ चला गया। उसके दिमाग में अब तक ईरा की हरकतें घूम रही थी और ये उसकी मुश्किलें बढ़ा रही थी। वो कैबिन में बैठा ही था कि दरवाजा खुला और उसके कानों में आवाज पड़ी, तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। क्या हुआ है, मुझे बताओ। कैबिन के दरवाजे पर खड़े होकर रक्षिता रुद्र से ये सब कह रही थी। रुद्र ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में फिक्र थी, लेकिन रक्षिता को देखकर उसका चेहरा थोड़ा नरम हो गया। इतने में रक्षिता कैबिन के अंदर आ गई। कहो, क्या हुआ है रुद्र, जो तुम इस तरह मायूस बैठे हो? इतना कहकर रक्षिता धीरे धीरे रुद्र के करीब आ गई। उसने रुद्र का हाथ थामा और रुद्र की गोद में जाकर बैठ गई। रुद्र ने उसे सब कुछ बता दिया। रक्षिता ने रुद्र को सीने से लगाकर कहा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम बस थोड़ा आराम करो और ज्यादा टेंशन मत लो। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रक्षिता उसकी गोद में ही बैठी हुई थी। उन दोनों के बीच परेशानियों से जूझते हुए ये एक सुकून भरा पल था। रक्षिता ने रुद्र के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसे और करीब खींच लिया। कुछ देर तक दोनों के बीच एक प्यार भरी खामोशी छाई रही। रुद्र रक्षिता की आंखों में आंखें डाले हुए उसे देखे जा रहा था। ये पल रुद्र के लिए राहत जैसा था, लेकिन फिर इस सुकून के बीच रुद्र ने अचानक सीरियस होते हुए कहा, रक्षिता, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रुद्र की बात सुनकर रक्षिता चौंक गई। उसने रुद्र से पूछा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो तुम मुझसे बिना परमिशन लिए कह सकते हो। रुद्र अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाया और बोला, अगली बार जब दिशांत तुमसे ब्लड डोनेशन के लिए पूछने आए तो उसे मना कर देना। रुद्र की इस बात पर रक्षिता ने हैरान होते हुए कहा, पर क्यों? वो कह रहा था कि एक बच्ची को एबी ब्लड की सख्त जरूरत है।
अगर किसी की जान बचाने के लिए मेरा खून काम आ सकता है तो ब्लड डोनेट करने में हर्ज ही क्या है? ये बात सुनकर रुद्र ने गुस्से से रक्षिता से कहा, वो झूठ बोल रहा है। मैंने पता लगाया है, ऐसी कोई बच्ची नहीं है जिसे तुम्हारे खून की ज़रूरत है। अगर तुमने उसे ब्लड दिया तो ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। अभी मैं तुम्हें इसके पीछे की वजह नहीं बता सकता, पर अगर वो फिर से कॉल करे तो उसे साफ मना कर देना। रुद्र की बात को सुनकर रक्षिता ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उसने रुद्र पर भरोसा किया। वो जानती थी कि रुद्र उसे कभी गलत सलाह नहीं देगा। अगले ही दिन जब दिशांत फिर से रक्षिता के पास ब्लड डोनेशन के लिए कहने आया तो उसने रुद्र की बात मानते हुए उसे साफ मना कर दिया। सॉरी दिशांत, मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। वो क्या है ना, मुझे थोड़ी वीकनेस लग रही है। ऐसे में ब्लड डोनेट करना मेरी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दिशांत ने उसकी बात सुनते ही आंखें तरेर ली। उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। दिशांत ने रक्षिता को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर रक्षिता नहीं मानी। वो गुस्से से भर गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जाते जाते उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों ही थे। प्लान बदलना होगा, हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। रक्षिता ने ब्लड डोनेट करने से मना कर दिया है। मुझे तो लग रहा है रुद्र ने ही उसे ऐसा करने को कहा है। ये दोनों मिलकर हमें परेशान कर देंगे और हमारे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। हमें जल्द से जल्द कुछ और सोचना होगा। मैंशन से बाहर निकलते ही दिशांत ने किसी को कॉल लगाया और ये बात कही। कॉल के दूसरी तरफ कोई औरत थी जो दिशांत की बात से थोड़ा सा झुंझला गई और बोली, मैं भी देखती हूँ बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। अच्छा चलो, तुम फिक्र मत करो, अभी तुम वहां से वापस आ जाओ। मैं रक्षिता का खून हासिल करने के लिए कोई तरकीब सोचती हूँ। कॉल कट होते ही उस औरत ने एक शैतानी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, रुद्र रक्षिता को कितना भी बचाने की कोशिश कर ले, मगर वो मेरे चंगुल में फंस कर ही रहेगी। शायद तुम भूल गए हो रुद्र कि रक्षिता से पहले मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतता है। आकाश ने अगर रक्षिता के खून की ख्वाहिश की है तो वो उसे मिलकर रहेगा। रक्षिता की तबीयत खराब करने और दिशांत से लगातार रक्षिता के खून की मांग करने वाली और कोई नहीं बल्कि रुद्र की एक्स गर्लफ्रेंड स्मृति थी। स्मृति मैंशन में जाकर रक्षिता का खून लेने के लिए नए प्लान बनाने लगी। उधर दूसरी तरफ रुद्र के लिए भी ये दिन बुरा साबित होने वाला था। सुबह ही उसने रक्षिता को सख्त हिदायत दी थी कि वो दिशांत को अपना खून नहीं देगी। उसने रक्षिता पर भरोसा भी कर लिया था कि रक्षिता उसकी बात मानेगी, लेकिन वो ये सोचना भूल गया था कि कोई रक्षिता को बहला फुसलाकर या इमोशनल करके भी तो ये करा सकता है। रुद्र तो सुबह ही ऑफिस से कॉल आने पर कुछ जरूरी कागजात की जांच करने के लिए जल्दबाजी में रक्षिता को अकेला छोड़कर निकल गया था। रुद्र के ऑफिस जाने के बाद रक्षिता अकेले अपार्टमेंट में थी और सूरज धीरे धीरे सिर के ऊपर चढ़ रहा था। वो रुद्र के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से फॉलो कर रही थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि इस सभी कारनामे के पीछे का मास्टरमाइंड एक नया प्लान लेकर उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। दोपहर के समय अचानक मैंशन के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। रक्षिता ने सोचा कि शायद रुद्र कुछ भूल गया है और उसे लेने वापस आया है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उस औरत का चेहरा बहुत ही मायूस और उदास सा लग रहा था। वो बड़ी ही कमजोर हालत में दिख रही थी। रक्षिता ने उसे देखा और फिर हैरान होते हुए उससे पूछा, जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। उस औरत ने रक्षिता की बात सुनी और रक्षिता के आगे रोते और जज्बाती होकर बोली, मगर मैंने आपको पहचान लिया है। मेरी नजरों में आप भगवान से कम नहीं हैं। इस दुनिया में एक आप ही हैं जो फिलहाल मेरी मदद कर सकती हैं। उस औरत की बातों को सुनकर रक्षिता हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी बातों को सुनकर रक्षिता के दिल में कई सवाल उमड़ रहे थे।
रक्षिता ने हैरत में पूछा, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? रक्षिता के इस सवाल को सुनकर उस औरत ने रोते हुए जवाब दिया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे इस वक्त इस तरह आपके पास आना पड़ा, क्योंकि फिलहाल मेरी जानकारी में एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे AB ब्लड ग्रुप की सख्त ज़रूरत है। दिशांत ने मुझे बताया था कि आपका ब्लड ग्रुप भी वही है, मगर आपने ब्लड डोनेट करने से मना कर दिया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। मेरी बच्ची की जान का सवाल है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि स्मृति ही थी, जो अपना हुलिया बदलकर रक्षिता का खून लेने उसके पास आई थी। रक्षिता भी स्मृति के इस दिखावे में पूरी तरह फंसती जा रही थी। रक्षिता को स्मृति की हालत देखकर उस पर दया आ गई। उसने बिना कोई सवाल किए उसे अंदर बुला लिया। वो ब्लड डोनेशन को लेकर रुद्र की दी हुई वार्निंग को भी पूरी तरह से भूल चुकी थी, क्योंकि ये एक अलग मामला लग रहा था। यहां सामने एक औरत उसकी मदद मांग रही थी। रक्षिता उसकी बातों में आ गई और बोली, आप इस तरह से रोइए मत, और आप फिक्र तो बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। रक्षिता ने स्मृति को अंदर बुलाया और उसे हॉल में बैठाया। कहिए, आपकी बेटी कौन से हॉस्पिटल में है? मैं वहां चलकर आपको ब्लड देने के लिए तैयार हूं। रक्षिता की बात सुनकर स्मृति ने बनावटी उदासी दिखाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने मेडिकल स्टाफ को आपके घर ही बुला लिया है, वो यहीं से आपका ब्लड लेकर हॉस्पिटल चले जाएंगे। स्मृति ने अभी ये बातें ही कही थी कि इतने में ही मेडिकल स्टाफ भी मेंशन पहुंच गया। स्मृति के इशारा करने के बाद वो लोग रक्षिता के पास आए और अपने इक्विपमेंट निकालकर उसका खून निकालने लगे। रक्षिता आंखें बंद करके सोफे पर लेटकर ब्लड डोनेट कर रही थी। इस बीच स्मृति की नजरें मैंशन की हर चीज पर घूम रही थी। उसकी प्लानिंग साफ थी कि वो रक्षिता का खून लेकर ही जाएगी, चाहे उसे ये किसी भी तरह करना पड़े। और उसका ये प्लान उसे अब सक्सेस होता नजर भी आ रहा था। जैसे ही रक्षिता के खून निकालने की प्रोसेस कंप्लीट हुई, मेडिकल स्टाफ वहां से चला गया। स्मृति रक्षिता के पास आई और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, आपने मेरी इस जरूरत पर मेरी मदद करके मुझे अपना गुलाम बना लिया। आपके इस एहसान का बदला ना जाने मैं कैसे चुकाऊंगी, मगर मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे बेझिझक कह सकती हैं। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। स्मृति ने जिस चालाकी से रक्षिता का खून लिया, ये सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। इसके बाद वो खून लेकर तुरंत वहां से निकल गई। स्मृति के जाने के कुछ समय बाद रक्षिता को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बॉडी में जिस जगह सुई चुभाकर खून निकाला गया था, वो जगह अजीब सी नीली पड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही थी। वो बेड तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। वो रुद्र को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और सब कुछ धुंधला होने लगा था। उसे अपने साथ कुछ गलत होने का शक तो हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या था। दूसरी तरफ उसी समय रुद्र ऑफिस से लौटा। जैसे ही वो मैंशन के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे आसपास की हवा में कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि रक्षिता खतरे में है। वो भागकर मैंशन के अंदर गया। रुद्र जैसे ही अंदर आया, वो अंदर का नजारा देखकर चौंक गया। रक्षिता बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर में जान नहीं थी। रुद्र तुरंत उसकी तरफ भागा और उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज देखी। उसकी हालत बेहद खराब थी। रुद्र ने रक्षिता के हाथ पर पड़े नीले निशान को देखा तो उसे समझ आ गया कि एक बार फिर रक्षिता का ब्लड किसी गलत काम के लिए लिया गया है। उसने झुंझलाते हुए कहा, मैंने इसे मना किया था, मगर इसने मेरी बात नहीं मानी। दिशांत जो ये सब कर रहा है, मुझे इसका हिसाब उससे लेना ही होगा। अब ये लड़ाई आर पार की है।
रक्षिता को मिले हर एक दर्द का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा दिशांत। रुद्र की आंखों में गुस्सा और फिक्र दोनों झलक रहे थे। वो रक्षिता की कलाई में जहां से खून लिया गया था उस जगह को गौर से देख रहा था। अब रक्षिता की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अगर रुद्र ने कुछ नहीं किया तो रक्षिता को बचाना मुश्किल हो सकता था। रुद्र ने तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने रक्षिता के माथे पर अपना हाथ रखा और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने की कोशिश की। उसकी जादुई शक्ति धीरे धीरे